इंसानों के चांद पर पहली बार कदम रखने का वो पल क्या सच में झूठा था? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में नासा ने चांद पर लैंड किया था या फिर ये सब सिर्फ एक झूठ है? और अगर ये सब सच था तो आखिर इस मिशन को कंप्लीट करने में साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? आज के इस वीडियो में हम आपको इंसानों के पहली बार चांद पर लैंड करने की पूरी कहानी बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात है 20 जुलाई साल 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन बैठे हुए थे। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से नीचे उतर पाना मुश्किल हो रहा था। निकलने की जगह बहुत कम थी, इसलिए स्पेस किट से टकराकर लूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है। वहां पर कोई हवा नहीं थी और इसलिए उनको उस टुकड़े की टूटने की आवाज नहीं आती है, क्योंकि आवाज हवा की मदद से ट्रेवल करती है। ये टूटा हुआ टुकड़ा स्पेसक्राफ्ट का इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बिना इनका लूनर मॉड्यूल दोबारा से टेक ऑफ नहीं कर सकता था। लेकिन इन सब बातों से बेखबर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखते हैं और दुनिया के पहले चांद पर कदम रखने वाले इंसान बन जाते हैं। और उसके 50 सालों बाद कई लोग मानने से ही इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद पर गए थे, और लोग ऐसी थ्योरी बनाते हैं कि अपोलो 11 सिर्फ अमेरिका की तरफ से एक दिखावा था। और यहाँ तक तो कई लोगों ने ये भी दावे किए कि इस पूरे नाटक को इन्होंने धरती पर ही फिल्म किया था, नहीं तो उस वीडियो में चांद पर झंडा कैसे लहरा रहा था, क्योंकि चांद पर तो हवा नहीं होती है। आज के इस वीडियो में हम अपोलो 11 के कुछ ऐसे ही राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस अपोलो 11 मिशन को प्लान करने के पीछे असली वजह एक वॉर थी। इस मिशन की टाइमिंग के दौरान ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों देशों के बीच में स्पेस में जाने की रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत यूनियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश बन जाता है। उस सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था और ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसे अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। और इसे देखकर अमेरिका शॉक्ड रह गया था। और इसी के कुछ महीनों बाद साल 1958 में अमेरिका ने भी अपना पहला सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम एक्सप्लोरर था। लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद ही साल 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है, जब सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गैगारिन स्पेस में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं। इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद ही अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 20 अप्रैल 1961 को अपने वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने उनसे पूछा था कि आखिर हम सोवियत यूनियन को कैसे पीछा कर सकते हैं। इन सब के कुछ दिन बाद ही अमेरिका एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने की प्लानिंग करता है। और उसके कुछ ही दिन बाद ही 20 मई 1961 अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने एक भाषण में अनाउंस किया कि इस डिकेड के खत्म होने से पहले अमेरिका चांद पर इंसानों को भेज चुका होगा। और सिर्फ भेजेगा ही नहीं, बल्कि उनको पृथ्वी पर सही सलामत वापस भी लेकर आएगा। उस समय के हिसाब से ये एक अनबिलीवेबल अनाउंसमेंट थी, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर बहुत एडवांस नहीं हुआ करते थे और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी और किसी तरह के कोई नेविगेशन सिस्टम हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद भी अमेरिकन सरकार हार ना मानते हुए 7 से 9 बिलियन डॉलर्स का एडिशनल बजट निकालकर इस मिशन को अंजाम देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। इस अनाउंसमेंट के 5 साल बाद स्पेस क्राफ्ट की टेस्टिंग शुरू कर दी गई थी। पहले फेज में रॉकेट्स और फिर दूसरे फेज में हीट शील्ड की और सर्विस मॉड्यूल की टेस्टिंग की गई थी। साल 1963 से 1967 के बीच इन सब के कई सारे टेस्ट अनमैन्ड टेस्ट किए गए थे। उन टेस्ट को कहते हैं जिनमें बिना इंसानों को बैठाए केवल खाली रॉकेट्स को टेस्ट किया जाता है। फरवरी 1967 में अमेरिका ने पहले मैन टेस्ट की प्लानिंग की थी और इसमें पहली बार असली में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट में बैठाकर टेस्ट किया जाना था। इस मिशन को
अपोलो 1 का नाम दिया गया था और अर्थ पर ही हो रहे इस टेस्ट के दौरान 27 जनवरी 1967 को स्पेसक्राफ्ट के केबिन में आग लग गई थी और उसमें बैठे तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स की इस हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद भी नासा के मिशन को ना रोकते हुए अपने टेस्ट्स को जारी रखता है और इसके बाद के अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 के सारे टेस्ट अनमैन्ड करके किए जाते थे और फिर अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 लॉन्च किया जाता है, जिसमें एक बार फिर इंसानों को बैठाकर स्पेस में भेजा जाता है। पर इस बार ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है और इसके 2 महीने बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को बैठाकर चांद के पास भेजा गया था। इसके बाद मार्च 1969 में अपोलो 9 मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें लूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया गया था, जो कि सक्सेसफुल रहता है। और इन सब के बाद मई 1969 में अपोलो 10 मिशन के दौरान और 3 एस्ट्रोनॉट्स को उन सभी चीजों की ट्रेनिंग कराई जाती है जो कि उन्हें फाइनल मिशन के दौरान करनी थी। और फिर फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में कुल 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिशन को लीड कर रहे थे और कमांड मॉड्यूल के पायलट माइकल कॉलिंस और आखिरी लूनर मॉड्यूल के पायलट बज एल्ड्रिन थे, जिन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ दर्ज किया था। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 मेन हिस्से थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। और इन सब में से केवल लूनर मॉड्यूल को ही डिटैच होकर चांद पर उतरना था और वापस आने के लिए फिर से लूनर मॉड्यूल को कमांड और सर्विस मॉड्यूल से अटैच करके फिर से पृथ्वी पर वापस आने का प्लान था। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए नासा के सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था और लॉन्च के पहले इस रॉकेट में 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल लोड किया गया था। इस पूरे रॉकेट का वेट लगभग 30 लाख किलो था। इसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ऑर्बिट में भेजा गया था और फिर मिशन कंट्रोल से ऑर्डर मिलने के बाद स्पेसक्राफ्ट को मून के ऑर्बिट की तरफ भेजा गया था। इसके बाद फिर मून के ऑर्बिट में पहुंचते ही स्पेसक्राफ्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। पहला कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल, जिसमें माइकल कॉलिंस बैठे थे। स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से को कोलंबिया नाम दिया गया था और दूसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल था, जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन थे और इस हिस्से का नाम ईगल था। धीरे धीरे लूनर मॉड्यूल चांद की सतह के करीब जा रहा था। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने पहले कदम चांद पर रखकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया था। इनके बाद बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान बने थे। वहीं माइकल कॉलिंस को कमांड मॉड्यूल में रहकर ही स्पेसक्राफ्ट को मॉनिटर करने का काम दिया गया था। पहली बार इंसानों ने पृथ्वी के अलावा किसी और स्पेस बॉडी पर कदम रखा था। इन सब के बाद जब चांद की सतह की फुटेज लेकर और अपने सारे रिसर्च रिलेटेड कामों को पूरा करके जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल में वापस आते हैं तो उन्हें उस टूटे हुए टुकड़े के डैमेज होने के बारे में पता चलता है और वो इसके बारे में मिशन कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं। तभी बज एल्ड्रिन नोटिस करते हैं स्पेसक्राफ्ट का सर्किट ब्रेक हो चुका है, जिसके बिना वो चांद पर से टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। फिर तभी उन्हें एक आइडिया आता है कि वो अपने साथ लाए बॉल पॉइंट पेन को सर्किट में लगाकर उसे कंप्लीट करते हैं, जिससे सब नॉर्मल हो जाता है और फाइनली लूनर मॉड्यूल कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से जुड़ जाता है। इस मिशन में सभी एस्ट्रोनॉट्स की डेथ का होने के खतरे इतने ज्यादा थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पहले से ही सारी स्पीच तैयार करके रखी हुई थी, लेकिन आखिर में वो सब अर्थ पर सेफली वापस आ गए थे और उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन करके रखा गया था। अब आती है बात कि क्या ये मिशन झूठ था? तो ये सब तो केवल नासा और अमेरिका की इमेज खराब करने के लोगों के बहाने हैं। इस मिशन को बिल्कुल सही ढंग से
अंजाम दिया गया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोल्ड वॉर के दौरान ही सोवियत यूनियन इस बात को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। और जो झंडे के उड़ने के दावे लगातार किए जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि उस झंडे को डिजाइन ही इस तरह से किया गया था जिससे वो हमेशा ऐसे ही रहे। और फोटो खींचने के दौरान झंडा थोड़ा मुड़ गया था, जिससे वो कुछ ज्यादा ही अजीब दिख रहा था। लेकिन झंडा मुड़ गया था और वीडियो में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से लोग इस मिशन पर शक कर रहे थे। वैसे दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? इस वीडियो को देखने से पहले आप सबका अपोलो 11 मिशन को लेकर क्या मानना था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।